गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने 1773 1773 के एक्ट से लेकर के 1947 के एक्ट तक को डिस्कस कर लिया है। भारत को स्वतंत्र करने के लिए जो अंतिम अधिनियम पारित किया गया था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, वहां तक के सभी एक्ट हमने डिस्कस कर लिए। 1935 का जो एक्ट था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उससे हमने सबसे ज़्यादा प्रावधान प्रोविजंस लिए हैं हमारे संविधान में। आज हम जानेंगे कि ये संविधान सभा किस तरह से बनी थी और फिर किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ था, हमारे संविधान का निर्माण हुआ था। तो संविधान सभा की मांग, ये प्रस्ताव जो था वो सबसे पहले 1934 में प्रस्ताव रखा गया था और वो रखने वाले थे एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने, जो कि फाउंडर हैं इंडिया के अंदर। फाउंडर हैं क्या? फाउंडर थे इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। तो इनके द्वारा पहली बार ये प्रस्ताव रखा गया था। इसके बाद में 1934 में ही स्वराज पार्टी ने भी ऐसा प्रस्ताव रखा था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाना चाहिए। इसके बाद में कांग्रेस ने 1935 के अंदर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग की थी। लेकिन देखिए 1935, अब आप समझ सकते हैं कि हम पे 1935 का एक्ट, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव भी था, और वो एक्ट हम पढ़ भी चुके हैं, जो कि 1936 से लागू हुआ था। तो 1935 के अधिनियम में तो ऐसी कोई बात हमने पढ़ी नहीं। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में यहाँ पे कोशिशें की गई कि किसी भी तरह से भारतीयों को मैनेज किया जाए, क्योंकि भारत के जो लोग थे वो बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए थे ब्रिटेन के सामने। क्योंकि आप समझ सकते हैं 1939-40 आते आते भारत में स्थितियां किस तरह की बनी हुई थी, और ब्रिटेन जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो चुका था। तो 1939 से लेकर 1945 तक पूरी तरह से ब्रिटेन पे भी दबाव था कि भारत को किसी भी तरह से मैनेज करके रखा जाए और भारत जो है वो फेवर करे ब्रिटेन का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। क्योंकि शुरुआती दौर के अंदर जर्मनी जो था वो बहुत ज़्यादा हावी था इन ब्रिटेन पे और बाकी अन्य शक्तियों पे। तो यहाँ पे जर्मनी और जापान दोनों ही हावी चल रहे थे शुरुआती दौर में, और लग रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर फेवर में चला जाएगा जर्मनी के। लेकिन वो हालात बाद में बदले, और फिर हालांकि हम सभी जानते हैं कि जर्मनी की हार हुई थी जापान पे किस तरह से। 6 अगस्त 9 अगस्त को बम गिराए गए अमेरिका के द्वारा। हालांकि अमेरिका इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी बाद में शामिल हुआ था, वो तो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घटना जिसे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पढ़ते हैं। लेकिन इस द्वितीय विश्व युद्ध का पूरा इम्पैक्ट आ रहा था भारत के ऊपर, भारत की राजनीति पे, भारत के प्रशासन पे, भारत की व्यवस्थाओं पे। तो यहाँ पे क्योंकि डिमांड तो रखी जा रही थी 1935 से ही। इसके बाद में 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ऐसा 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पे। हालांकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पूरी तरह से निर्वाचित भी नहीं थी, और पूरी तरह से ऐसा नहीं था कि उनको बिना निर्वाचन मनोनीत ही थी। लेकिन हम जानेंगे कि किस तरह से 11 प्रांतों में तो बाकायदा इलेक्शन हुए थे और किस तरह से देसी रियासतों को भी प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो नेहरू की ये जो डिमांड थी, इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया था। और इसके बाद में 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव हम कहते हैं वो यही था। 1942 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री यानी ये कहाँ का कैबिनेट मंत्री? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। ये था क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, तो इसीलिए हम इसको क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं। तो क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ में भारत आए थे। लेकिन इस बात पे फिर सहमति नहीं बन पाई थी हमारी। ये जो घटना 1942 की है, इसमें फिर सहमति नहीं बन पाई। मुस्लिम लीग अपनी बात पे अड़ी रही कि 2 यानी भारत का विभाजन होना चाहिए और 2 स्टेट बनने चाहिए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इस क्रिप्स प्रस्ताव के अंदर बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक ये बात नहीं की गई थी कि भारत का विभाजन होगा। तो इसीलिए मुस्लिम लीग की तो क्योंकि सबसे
ऊपर सबसे प्राइमरी डिमांड जो इनकी चल रही थी वो ये चल रही थी कि भारत का विभाजन होना चाहिए। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों के अंदर, 2 डोमिनियन स्टेट के अंदर बांटा जाए, जिनकी अपनी संविधान सभाएं हो, कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना हो, दोनों की अलग अलग अपनी अपनी संविधान सभाएं हो। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया था। इस मिशन ने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना पेश की जिससे मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पे फिर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन पाई थी, क्योंकि बाद में मुस्लिम लीग को राजी कर लिया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा जो प्रस्ताव सुझाया गया था, 1946 में जाकर के हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या रखी गई थी 389। इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी, इसमें देसी रियासतें भी शामिल थी। कुल मिलाकर 389 मेंबर। तो बहुत बार ऐसे वाले क्वेश्चन डिजिट पूछ ली जाती हैं, तो कुल सदस्य संख्या होनी चाहिए थी 389। हम जानेंगे कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद में इस संख्या पे, इस डिजिट पे क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत का विभाजन हो गया था। भीमराव अंबेडकर जी को अपना स्थान बदलना पड़ा था, क्योंकि वो उस हिस्से से थे, उस हिस्से से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कि फिर पाकिस्तान में चला गया था, पूर्वी पाकिस्तान में। बाद में फिर उन्होंने बंबई से अपना रिप्रेजेंटेशन किया। तो इनमें से 296 सीटें, ये जो 389 का आंकड़ा था, ये बाकायदा जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया था। इनमें से 296 सीटें तो थी ब्रिटिश भारत के लिए, ये तो थी ब्रिटिश भारत के लिए, और 93 सीटें थी देसी रियासतों के लिए। क्योंकि कल जो मैप हमने बाकायदा देखा था, तो उसमें हमने देखा था ना कि ब्रिटिश भारत के अलावा देसी रियासतों वाला भारत भी था। तो कितना ज़्यादा क्षेत्र, राजस्थान तो पूरी तरह से इसी देसी रियासतों वाले क्षेत्र में आता था। इस 296 सीटों में से 292 सीटें 11 प्रांतों से थी, और 4 थी कमिश्नरी प्रांत जो थे, कमिश्नरी क्षेत्र जो थे वहां से थी, जिसमें एक अजमेर मारवाड़ा क्षेत्र आता है, कुर्ग आता है, इसके अलावा उत्तर पश्चिम वाला प्रांत आता है। देखिए, 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन तो 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। ये 4 प्रांत थे, इसमें था दिल्ली, कुर्ग था, इसके अलावा अजमेर मारवाड़, और एक था ब्रिटिश बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम की बजाय ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो ये 4 कमिश्नरी प्रांत थे। तो यहां से कुल मिलाकर 296 सीटें तो आवंटित की गई थी इनके लिए। हर प्रांत व देसी रियासतों को उनकी संख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी, और प्रत्येक 10 लाख पे लगभग 1 सीट थी। जनसंख्या के आधार पे डिवाइड किया गया था, और प्रत्येक 10 लाख पे 1 सीट का आवंटन था। तो इस तरह से टोटल सीट थी 389। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। जहां जिस रियासत का जो प्रमुख था उसे ही बताना था कि वहां से रिप्रेजेंटेटिव कौन है। संविधान सभा आंशिक रूप से तो चुनी हुई थी, क्योंकि बाकायदा हमने देखा ना कि 11 प्रांतों में ये जो 296 सीटें थी, इन पे तो बाकायदा चुनाव, और जो देसी रियासतें थी वहां से नॉमिनेट करना था वहां के रियासतों के प्रमुख को। तो एक तो आंशिक रूप से तो थी ये चुनी हुई, और आंशिक रूप से नामांकित निकाय था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी ये। संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुए थे वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। देसी रियासतों ने पहले संविधान सभा से खुद को अलग रखने का निर्णय लिया था, लेकिन फिर बाद में ये शामिल हो गए थे, लेकिन पहले इन्होंने खुद को अलग रखा था। संविधान सभा की कार्यप्रणाली जो कि 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। हालांकि पहले मुस्लिम लीग मान गई थी और इसके बाद में मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था।
हुआ ये था कि ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि नेहरू जी को लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट कर ही लेगी, तो इसीलिए माउंटबेटन को बाकायदा कह दिया गया था कि ठीक है मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन फिर मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेशन किया नहीं था यहाँ पे, तो मुस्लिम लीग ने पहली ही बैठक का बहिष्कार कर दिया था। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इस बात पे गौर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आपको ध्यान रखना है कि अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है क्वेश्चन में या फिर स्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है, क्योंकि अगर अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था तो सबसे पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। और किस आधार पे बनाया गया था? वरिष्ठता के आधार पे, यानी वो सबसे बुजुर्ग थे, सबसे वृद्ध थे, सबसे ज्यादा एज थी उनकी, तो इसीलिए उनको बना दिया गया था। लेकिन अस्थायी, स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों ही बातों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे वरिष्ठ सदस्य को बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का फिर स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णामचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो ये थे उपाध्यक्ष हमारी संविधान सभा के। तो अध्यक्ष पे क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो हो सकता है कि अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए उपाध्यक्ष पे भी। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित जो कार्य समितियां थी, जिनसे अब वर्तमान में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये समितियां कौन कौन सी थी? तो देखिए, संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष नेहरू जी थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको नाम तो ज्यादा ध्यान नहीं रखने, समितियां कौन से किसके पास थी ये ध्यान रखना है, क्योंकि नाम से तो आप बहुत फेमिलियर हैं। जहां कहीं नेहरू जी का नाम आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, पट्टाभी सीतारामैया का नाम आता है, तो ये नाम से तो आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। लेकिन कहाँ अंबेडकर जी का नाम आता है, तो कम से कम आपको समितियों को ध्यान करना है, क्योंकि नाम तो आप ध्यान कर ले जाएंगे। प्रारूप समिति, तो आपको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी, प्रारूप संविधान का पूरी तरह से ड्राफ्ट, एक स्ट्रक्चर बनाने का काम पूरी तरह से दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकारों की जो उप समिति थी, अब देखिए यहाँ पे आते आते आप फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मूल अधिकारों के लिए सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही सबसे पहले बात की थी, ये प्रस्ताव रखा था। लेकिन मूल अधिकारों की उप समिति अगर पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है उप समिति के लिए जे.बी. कृपलानी, और अल्पसंख्यकों की उप समिति पूछ लिया जाए तो एच.सी. मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। राज्यों के लिए जो समिति थी उसके फिर से नेहरू जी थे। तो यहाँ पे 3 समितियों के अध्यक्ष हमने नेहरू जी को बनाया था, तो ये ध्यान रखना है। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के संबंधी जो समिति थी, इसके लिए जी.वी. मावलंकर को, कार्य संचालन समिति के लिए के.एम. मुंशी को, सदन समिति के लिए पट्टाभी सीतारामैया को। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, तदर्थ पे ध्यान देना है, तदर्थ समिति जो थी इसके अध्यक्ष बनाए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये कुछ समितियां हैं जिनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रारूप समिति में 2 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने किसी और व्यक्ति के बदले में अपनी सीट ग्रहण की थी, तो हो सकता है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तो आपको टिप्स पे रहता है कि इसके अध्यक्ष तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति, आप भीमराव अंबेडकर जी को तो जितना सम्मान दें उतना कम है, क्योंकि इतना बड़ा काम करना और विश्व में ऐसा एकमात्र इतना बड़ा लिखित संविधान जो है वो केवल और केवल हमारे भारत का है। तो आप समझ सकते हैं कि जितना हम इनको श्रेय दें उतना ही कम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित जो प्रारूप समिति थी, संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में ये शामिल थी।
क्योंकि इनका काम आप समझ सकते हैं कितना बड़ा था कि एक पूरा प्रारूप, एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करना है, जो कि देखिए एक पूरा स्ट्रक्चर। ये वैसी ही बात है कि अगर आपको कभी घर बनाना हो तो आपके लिए सबसे मेन टास्क जो रहती है वो रहता है कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाए। तो आपको आर्किटेक्चर की जो नीड होती है कि आपको पूरा एक रफ स्केच दिया जाए, पूरा नक्शा बना करके दिया जाए, तो वो सबसे टिपिकल काम होता है। हाँ, उसके अकॉर्डिंग फिर वहां पे कहाँ नींव भरी जानी है, कहाँ पे दीवारें हैं, कहाँ पे क्या लगाना है, वो सब बात की बातें हैं। वो सब उतना मुश्किल नहीं है जितना ड्राफ्ट करना मुश्किल था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी अपने आप में बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही स्पेशल कमेटी थी ये। इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, यानी हमारे भारत के आजाद होने के बाद। गठन कब किया गया है? 29 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था तथा इसमें 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी थी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रारूप निर्धारित करना। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन जो था ये बंगाल प्रांत से था, लेकिन विभाजन के बाद में ये जो एरिया था वो चला गया था पूर्वी पाकिस्तान में, जो कि हमें पूर्वी पाकिस्तान पसंद नहीं आया, स्पेशली हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा नहीं, ये एक सोवरेन कंट्री होना चाहिए, ये एक स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए, पूर्वी पाकिस्तान नहीं। तो इसीलिए उन्हीं की देन है बांग्लादेश, है ना। तो यहाँ पे लेकिन इस समय जब विभाजन हुआ था तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान का हिस्सा होने के कारण अभी हमारे पास नहीं था, तो इसीलिए फिर इनको इलेक्ट करवाया था बम्बई से। लेकिन विभाजन के कारण यह पूर्वी पाकिस्तान में चला गया और इसीलिए अंबेडकर जी का पुनः निर्वाचन करवाया था बम्बई से। तो ऐसे वाले क्वेश्चन कई बार फैक्ट के रूप में पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, अब इसके सदस्य देख लेते हैं। देखिए, एक तो एन माधव राव, क्योंकि अगर सदस्यों से, मेंबर्स से क्वेश्चन आता है तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे, ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य कौन थे या कौन नहीं थे। तो इसके अंदर आपको इन 4 नाम को मेनली ध्यान रखना है। देखिए, एन माधव राव, क्योंकि इन्होंने जगह ली थी बीएल मित्र की। इसके अलावा डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, इसी के कारण टीटी कृष्णामचारी को यहाँ पे इसका सदस्य बनाया गया था। तो इन दोनों नाम के आगे तो लगा लेना स्टार। बाकी हम गो थ्रू हो जाते हैं सातों के सातों नाम से। तो भीमराव अंबेडकर तो इसके अध्यक्ष थे ही, एन गोपाल स्वामी आयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी और सैयद मोहम्मद शादुल्लाह। तो ये कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे। आपको बीएल मित्र की जगह एन माधव राव और डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णामचारी, ये नाम आपको मेनली ध्यान रखने हैं क्योंकि ये चेंज सदस्य हुए थे इसीलिए। अब आता है उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव जिसे रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, और इसमें बाकायदा बताया गया था कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चाहते हैं। तो इसके लिए ये प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल की जगह ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946, यानी 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू, उसी सेशन में ये बात चल रही है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव में क्या क्या कहा गया था ये इंपॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज के रूप में हम पढ़ लेते हैं। यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के, देखिए अभी तक भारत आजाद नहीं हुआ था, तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान सभा के निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र और भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। हम सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, संघ और इसका राज्य क्षेत्र। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि भारत का मतलब क्या है, भारत में कौन कौन शामिल है, तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां और प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? तो हमारी जो लेजिस्लेचर होती है, एग्जीक्यूटिव होती है और जुडिशरी होती है, ये क्या है? सरकार के अंग हैं, ऑर्गन हैं ये। जैसे आपकी बॉडी में ऑर्गन हैं जो कि काम करते हैं, आपकी आंखें हैं जिनसे आप देखते हो, तो ठीक इसी तरह से
कि हमारे गवर्नमेंट के भी अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं जिनसे हमारी गवर्नमेंट काम करती है। जैसे कानून बनाने का काम करती है हमारी लेजिस्लेचर, उन कानूनों को लागू करने का, एग्जीक्यूट करने का काम करती है हमारी एग्जीक्यूटिव। इन सब को देखने के लिए और न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ है न्यायपालिका। तो ये तीनों ही क्या होते हैं, सरकार के अंग होते हैं। तो यहाँ पे सभी के लिए स्रोत कौन है, सोर्स कौन है, तो भारत की जनता इन सब का स्रोत है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी स्रोत, हमारे संविधान को शक्ति देने का, पावर देने का, वो भी स्रोत कौन है, भारत की जनता है। तो हमारे लोग हैं। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो कि प्रस्तावना में बकायदा न्याय के रूप में यही तीनों लिखे गए हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ये तीनों न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष क्षमता, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने, इन सब की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना को सुनिश्चित की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसी में बाकायदा ये बता दिया गया था कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन प्रावधानों को जोड़ना चाहते हैं या हम हमारे संविधान में किन किन बातों को लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे राइट्स की भी बात चल रही है कि भी मूल अधिकार भी होने चाहिए। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, ये बात भी कर दी। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल हैं, ये बात भी बता दी गई। अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों, यानी हमने कहीं से कहीं तक किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं। तो अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से, यूनानिमसली, ये वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वर्ड पे आपका ध्यान इसलिए जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो निर्णय लिए गए थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो डिसीजन लिए थे, वो किसी भी आधार पे बहुमत जैसा कोई मामला नहीं था, यानी वोटिंग करवा करके बहुमत जैसा कोई मामला नहीं था। सर्वसम्मति, बहुमत में और सर्वसम्मति में बहुत अंतर होता है। सर्वसम्मति का मतलब है कि सभी लोग इस बात से सहमत हैं। यदि किसी प्रावधान से सभी लोग सहमत नहीं होते थे, जो कि स्वाभाविक है, तो उस प्रावधान को फिर चेंज किया जाता था, मॉडिफाई किया जाता था, जब तक सब लोगों की सहमति ना बन जाए। तो यूनानिमसली का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो सर्वसम्मति से ही तो हमारा संविधान तैयार किया गया था, सर्वसम्मति से ही हमने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। किसी के भी कोई बात खटक नहीं रही थी। कुल मिलाकर बात ये है, क्योंकि बहुमत का मतलब होता है कि भाई अगर 100 लोग हैं तो 51 लोग जिस तरफ हो गए हैं तो बहुमत मिल गया है, वो चीज पारित हो जानी चाहिए, चाहे 49 कितना भी हंगामा कर रहे हो, कितना भी डिनाई कर रहे हो उस बात के लिए। लेकिन बहुमत का मतलब है जहां आधे से अधिक हो गए वहां बहुमत हो गया। लेकिन यहाँ पे सर्वसम्मति का महत्व है। तो 22 जनवरी 1947 इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने रखा था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। अच्छा, जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था तो उससे पहले भारत आज़ाद भी तो नहीं हुआ था, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 हमारी संविधान सभा ने काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था। 15 अगस्त आना बाकी था। तो यहाँ पे देखिए बाल्कन प्लान, इसी बीच में, क्योंकि माउंटबेटन को तो ये काम सौंप करके ही भारत भेजा ही गया था, अदरवाइज एक नया गवर्नर जनरल वायसरॉय बनाने की नीड ही क्या थी जब भारत आज़ाद ही होने वाला था। लेकिन इसलिए बनाकर भेजा था कि शांतिपूर्ण तरीके से भारत का क्या डिसीजन लिया जाए जिससे शांति बनी रहे यहाँ पे। तो विभाजन किया जाना कितना जरूरी है, किया जाए तो किस तरह से किया जाए, तो इन सब के लिए भेजा था यहाँ पे माउंटबेटन को। तो यहाँ पे योजनाएं बताई जा रही थी। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो बाल्कन प्लान, इस्मा प्लान हम इसको कहते हैं, 1947 की ये घटना है। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्की बर्ड प्लान, एक प्लान तैयार किया बेसिकली, कि इस प्लान के तहत हम भारत को आज़ाद करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नेहरू जी को लगा कि अगर इस प्लान के तहत भारत को आज़ादी मिलती है तो फिर भारत का बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, यानी भारत जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा, बाल्कनीकरण हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे यह योजना दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सामने हेस्टिंग इस्मा ने प्रस्तुत की थी, तो इसीलिए इसको इस्मा प्लान भी कह दिया जाता है। इस योजना में यह प्रावधान था कि सत्ता का हस्तांतरण पृथक पृथक प्रांतों को किया जाए, या सत्ता हस्तांतरण से पहले यदि परिसंघ का गठन हो जाए तो उसके साथ ही फिर डील की जाए।
इसमें यह भी प्रावधान था कि बंगाल में और पंजाब में यह विकल्प दिया जाए कि अपने बंटवारे के लिए जनमत संग्रह का सहारा वो ले सकते हैं। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा मामला जो गड़बड़ था या सबसे ज्यादा रोष आक्रोश जहां पे था तो वो था बंगाल और पंजाब। आप सभी जानते हैं क्योंकि हिस्से भी तो, विभाजन भी तो यहीं से हुआ था भारत का। तो पंजाब और बंगाल के लिए ये ऑप्शन देना चाह रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि हर एक प्रांत को अलग से स्वतंत्रता देना, तो इसके बाद भारत को एकता में बांधना या भारत में वो यूनिटी लेकर आ पाना। तो नेहरू जी ये बात तो समझ पा रहे थे कि अगर सबको अलग अलग स्वतंत्रता दी गई और अगर पंजाब और बंगाल में किसी भी तरह का कोई वहां पे वोटिंग करवाई गई तो इस डिसीजन का इम्पैक्ट ये आने वाला है, इस निर्णय का ये परिणाम निकलेगा कि भारत छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाएगा। तो इसीलिए नेहरू ने इसे कंप्लीटली खारिज कर दिया था। इस प्रकार देसी रियासतों के साथ विभिन्न समूहों को यह छूट होगी कि वे भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या पाकिस्तान में, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। देखिए इन्हीं सब बातों के नाते हमारे लिए वैसे भी 3 रियासतें तो बहुत बड़ी अड़चन बन गई थी। वो हम जानेंगे ही कि किस तरह से इन रियासतों का एकीकरण किया था। और सच में ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे जो ये काम वो कर गए। अदरवाइज ये काम अगर उस समय ना हुआ होता तो आप समझ सकते हैं वर्तमान की जैसी स्थितियों के अंदर भारत का एकीकरण हो पाना इम्पॉसिबल जैसा काम होता। क्योंकि एक जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट हम आज़ादी के 75 सालों में सुलझा नहीं पाए हैं। वहाँ पे हमारी जो सीमा है, जो बाउंड्री है, वो कंटिन्यूअस मैनर में असुरक्षित, अशांत चल रही है, जिसके नाते हमारी अर्थव्यवस्था पे भी, हमारी भारतीयों की मानसिक स्थिति पे भी हर तरह से प्रभाव आता है हम पे। उसको हम सुलझा नहीं पाए, हमारी सरकारें वहां पे निर्णय नहीं ले पाई। अभी तक उसका मामला, वो मामला जो है वो सलट ही नहीं पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे बाल्कनाइजेशन जैसा कुछ हो जाता तो जो भारत का मैप प्रेजेंट में आप देखते हैं, एटलीस्ट वो मैप तो भारत का नहीं होता। तो यहाँ पे इन रियासतों को भी ये परमिशन दी जा रही थी कि आप चाहो, मतलब ये छूट दी जा रही थी, आप चाहो तो भारत में शामिल हो जाओ, आप चाहो तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, और चाहो तो स्वतंत्र रह जाओ। तो यहाँ पे बहुत गड़बड़ चल रही थी कुल मिलाकर के। देखिए ये तो था हमारा विभाजन कि ये पाकिस्तान बना, वो पूर्वी पाकिस्तान बना, जिसे बाद में हमने सोचा कि नहीं, पूर्वी पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं हो सकता, बांग्लादेश होना चाहिए, तो हमने बांग्लादेश बनवाया। तो यहाँ पे ये डिवीज़न था बेसिकली। लेकिन ये मैप शायद हम तब ना देख पाते अगर ये वाला इस्मा प्लान जो था ये लागू हो जाता। तो यहाँ पे इस योजना का विवरण माउंटबेटन ने जब नेहरू के सामने रखा तो नेहरू जी ने इसे अस्वीकार कर दिया कि इस योजना से भारत का बाल्कनीकरण हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व गठित जो अंतरिम मंत्रिमंडल था हमारा 1946 का, इसमें हम देखते हैं आज की क्लास में ना बेसिकली कुछ फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं, क्योंकि इसके बाद आपकी क्लासेस थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़्यादा मज़ेदार हो जाएंगी। लेकिन आज की क्लास में क्योंकि फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, समझने वाली बातें कम हैं। भाई किसी समिति के अध्यक्ष जो हैं वो हैं, जो विभाग जिसको दिया गया वो दिया गया, अब उसमें क्या स्टोरी आपको सुनाई जाए, ठीक है। तो ये आपको कुछ कुछ बातें तो फैक्ट के रूप में याद करनी ही पड़ेंगी, है ना। इनका कोई और ऑप्शन नहीं है कि जो समिति हैं, जो विभाग हैं, जो जिनको दिए गए थे उस समय में, आवंटित किए गए थे, तो वो उन्हीं के पास थे। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्वतंत्रता से पहले जो मंत्रिमंडल था, इसके अंदर देखिए राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेशी मामले ये दिए गए थे जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि गांधी जी हमेशा ही कहा करते थे कि नेहरू जो हैं वो विदेशी मामलों के लिए संभालने के लिए सबसे योग्य हैं। तो इसलिए बाद में, बहुत बाद में, यानी अब वर्तमान में ऐसे कटाक्ष भी चलते हैं इस बात पे कि जब यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर बना करके नेहरू जी से काम करवाया जा सकता था, तो उस समय में पहले प्रधानमंत्री सच में सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने चाहिए थे। हर लिहाज से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो पहले प्रधानमंत्री बनने चाहिए थे, ऐसी कुछ लोगों की राय है। देखिए पूरी पॉलिटी पढ़ते समय आप चाहेंगे तो मैं आपको कुछ थिंकर्स के नाम बोल सकती हूँ। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये राय कहीं से कहीं तक भी मेरी है, क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा गया है, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्याएं दी हैं, अपने वर्डिक्ट दिए हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप कहीं से कहीं तक अपना ये माइंडसेट मत बना लेना कि ये विचार मेरे हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। ये हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन और बाद में जो उसमें अमेंडमेंट किए गए, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं ये प्रेजेंट में आप और मैं नहीं लगा रहे हैं, ये कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने ये बातें बाद में लिखी, अपनी बुक्स में बाकायदा लिखी, तो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या आरोप लगते रहे हैं।
जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे भी तो आरोप लगता है कि भाई हमारा जो संविधान है ये बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी पेस्ट किया गया है, लेकिन क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ते समय आपको एक बार भी ये महसूस नहीं होगा कि ये तो हमने पूरी तरह से कॉपी पेस्ट कर लिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कारण क्या है आप ये समझिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप इसी को देख सकते हैं कि हमने जो संसदीय प्रणाली अपनाई है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने लिया है, हमारे में और ब्रिटेन में दिन और रात का अंतर है उस संसदीय प्रणाली के अंदर। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ वर्ड उठा लेने से, और लेकिन उसके अंदर की भावनाओं को भी तो देखना चाहिए ना। तो वर्ड उठा लेने से हम ऐसा नहीं कह सकते कॉपी पेस्ट। हाँ, बाकायदा ये भीमराव अंबेडकर जी ने खुद भी कहा है कि हमने कितनी किताबें छानी हैं, कितने कॉन्स्टिट्यूशन को छाना है अलग अलग देशों के, तब जाकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। लेकिन दूसरों की जो अच्छी बातें थी उनको अडॉप्ट करना, ये तो कहीं से कहीं तक बुरी बात नहीं हो सकती है। तो कॉपी पेस्ट हम बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन ये आरोप लगता है हमारे संविधान पे। तो देखिए यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण ये मंत्रालय दिया गया था। खाद्य और कृषि मंत्री बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। रक्षा मंत्रालय दिया था बलदेव सिंह जी को। जॉन मथाई को दिया था उद्योग और नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम जी को दिया था श्रम विभाग। इसके अलावा CH भाभा, इनको कार्य और खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। आसफ अली को रेलवे और परिवहन। C राजगोपालाचारी को शिक्षा और कला विभाग। चुंद्रीगर हैं ये, I चुंद्रीगर, इनको दिया था वाणिज्य। और लियाकत अली खां को दिया था वित्त विभाग। तो ये विभाग थे जो स्वतंत्रता से पहले हमारे जो दिए गए थे, उनकी हम बात कर रहे हैं। भारत के स्वतंत्र होने के बाद के भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए अब्दुल रब निस्तार को डाक और वायु विभाग। कुछ विभाग इंपॉर्टेंट हैं, जैसे गंजाफर अली खान को स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग दिया गया था। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी के परिषद के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष थे। ये तो हम देख ही चुके हैं कि भी वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की एंट्री हो चुकी थी, तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे। अब आता है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, क्योंकि देखिए आम चुनाव से पहले हम देखेंगे कि हमारी संविधान सभा जो है वो दो काम कर रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण भी, संविधान का निर्माण भी कर रही थी और भारत के लिए कानून विधि का भी निर्माण कर रही थी। तो ये दोनों ही काम, यानी हमारी संविधान सभा ही संसद के रूप में भी काम कर रही थी, क्योंकि इलेक्शन तो हुए नहीं थे। आम चुनाव तो हम देखेंगे कि पहले आम चुनाव के क्या नतीजे थे और किस तरह से फिर पहले आम चुनाव के बाद के मंत्रिमंडल था। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, इसके बाद में वैज्ञानिक शोध भी, राष्ट्रमंडल संबंधी मामले भी और विदेशी मामले भी। अच्छी बात यह है कि ये 1946 में भी इनके पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहले भी गृह मंत्रालय दिया हुआ था, अब भी गृह मंत्रालय था। सूचना प्रसारण और राज्यों के मामले भी दे दिए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि, जो कि पहले भी था, इनके पास खाद्य और कृषि था। मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा, स्टार लगा लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन, इनके अलग अलग कर दिए थे, ठीक है। R.K. षणमुखम सेठी को, चेट्टी या सेठी लिखा हुआ मिल जाता है, इनको दिया था वित्त विभाग, स्टार लगा लेना, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह जी को वही रक्षा विभाग। भीमराव अंबेडकर जी को यहाँ पे विधि विभाग दे दिया था और अमृत कौर को स्वास्थ्य विभाग। C.H. भाभा को वाणिज्य, रफी अहमद किदवई को संचार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति और V.N. गाडगिल को दे दिया था कार्य, खान और ऊर्जा मंत्रालय। इसमें इंपॉर्टेंट मंत्रालय जो कि आप जानते ही हैं, आज भी वर्तमान में गृह मंत्रालय किसके पास है, वित्त मंत्रालय किसके पास है, शिक्षा का किसके पास है, रेलवे का किसके पास है, तो कुछ, और परिवहन का किसके पास है, स्वास्थ्य का किसके पास है, कुछ मंत्रालय इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रालय किसको दिए गए थे, ये बात ध्यान रखनी है। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन क्या आया? अब देखिए कुल मिलाकर के 1947 का एक्ट पारित हुआ, भारत को स्वतंत्र किया गया। इसके बाद में यहाँ पे कहा तो ये गया था 1947 के एक्ट में कि भी जब तक दोनों ही डोमिनियन स्टेट जो हैं ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, तब तक दोनों में 1935 के प्रावधान जो हैं वो लागू रहेंगे। यहाँ पे परिवर्तन क्या आए कि जब भारत आज़ाद हो गया था,
देसी रियासतों के प्रतिनिधि जो थे वो धीरे धीरे शामिल होना स्टार्ट हो गए, जो कि इन्होंने पहले डिनाई कर दिया था, यानी शामिल नहीं हो रहे थे। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद, ये जो भारत के विभाजन की जो योजना थी फाइनली जो तैयार हुई, इसको स्वीकार करने के बाद अन्य देसी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी अपनी सीटें ग्रहण कर ली थी। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 सभा की स्थिति में क्या परिवर्तन आया, क्योंकि विभाजन के बाद में अब सदस्यों की संख्या में भी परिवर्तन आया था। तो यहाँ पे सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव को जब रखा गया था तो जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही कह दिया था भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। तो यहाँ पे सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया। सभा स्वेच्छा से अपना संविधान बना सकती थी, और इसीलिए ये जो आरोप भारत पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे अलग अलग आरोप लगते हैं, जो कि हम पूरे संविधान को पढ़ते समय उन सब आरोपों को भी डिस्कस करेंगे, तो वो खारिज किस तरह से किए जा सकते हैं इस पे भी बात करेंगे। तो सभा ने स्वेच्छा से संविधान बनाया था। इस अधिनियम के द्वारा सभा को ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार मिल गया था। हमारी संविधान सभा को ये अधिकार मिल गया कि ब्रिटिश संसद ने भारत में अगर कोई कानून, कोई नियम बनाया है तो हम उसे चेंज कर सकते थे, हम उसे खत्म कर सकते थे। समाप्त करने का और बदलने का दोनों ही अधिकार हमारे पास आ गए थे। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई थी। अब सभा के 2 अलग अलग काम थे। कौन कौन से? एक तो था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, और दूसरा काम था कि देश के लिए आम कानून को लागू करना है। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी थी। बहुत से स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब 2 तरह के काम कर रही थी, तो क्या दोनों ही समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष थे? क्योंकि हमने देखा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के अध्यक्ष तो थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन क्या अब ये दोनों ही कार्यों के लिए राजेंद्र प्रसाद को ही अध्यक्ष बनाया था? तो बिल्कुल भी नहीं। मावलंकर जी का नाम आपको ध्यान रखना है। जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब विधायिका के तौर पे हमारी संविधान सभा काम करती थी तो उस समय में अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर। तो ये दोनों ही बातें ध्यान रखनी है। और क्योंकि अब 2 तरह के काम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर रही थी। 26 नवंबर 1949 ये वो दिन था कि हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था। संविधान सभा इन दोनों रूपों में कार्य करती रही और संविधान का निर्माण पूरा हो गया 26 नवंबर 1949, लेकिन आम चुनाव होने अभी दूर थे। मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए, अतः सदस्यों की कुल संख्या 389 से घट करके रह गई 299। 389 से 299, 90 सदस्य इसके अंदर से हट गए। भारतीय प्रांतों की जो संख्या थी ये 296 से 229 हो गई थी, और जो देसी रियासतें पहले 93 थी और वो घट कर के हो गई 70, तो 23 सीट तो माइनस हो गई यहाँ से। टोटल यहाँ पे 90 सीटें जो थी वो कम हुई थी, जिसमें से 23 सीटें तो यहाँ से कम हुई थी और 296 से सीटें रह गई थी। प्रांतों के जो सदस्य थे उनकी 296 से 229 हो गई थी। हमने देखा था 11 प्रांतों में 292 और 4 सीटें जो थी वो कमिश्नरी प्रांतों से थी, तो 296 से घट करके 229, और ये बच गई थी देसी रियासतों की 70 सीटें। संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने और भी कार्य किए थे। क्या क्या कार्य किए थे? देखिए, संविधान सभा का आपको ध्यान रखना है कि इसमें महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व था, महिलाएं भी शामिल थी। 15 महिलाएं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल थी, 15 महिलाएं, जिनमें विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, इसके अलावा राजकुमारी अमृत कौर थी, कमला चौधरी थी, हंसा मेहता थी। तो ये वो महिलाएं थी, जो सुचेता कृपलानी थी, जो कि इसमें शामिल थी, 15 महिलाएं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि और क्या क्या कार्य किए गए थे। तो मई 1949 के अंदर राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को हमने अपनाया था, जो हमारा तिरंगा है, नेशनल फ्लैग को। 24 जनवरी को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत वंदे मातरम और जनगण मन, इन दोनों को हमने अपनाया था।
24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। देखिए, अभी तक भारत आज़ाद 1947 में हो गया था। 26 जनवरी 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। इसके बाद हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 को। हमारे पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, पहले आम चुनाव अभी भी नहीं हुए थे। पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे। इतना लेट कैसे हुए? तो देखिए, इसके पीछे एक कारण तो ऐसा है कि आपको हंसी आएगी सुन करके। एक कारण तो ये है कि जो वोटर लिस्ट तैयार की गई थी, भाई चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने के लिए जो वोटर लिस्ट तैयार की, उस लिस्ट में पूरे भारत में जब वो लिस्ट बन करके पहुंची चुनाव आयोग के पास, तो चुनाव आयोग को लगा कि इस तरह से वोट कैसे करवाए जाएंगे, यानी इस तरह से इलेक्शन हेल्ड कैसे होगा, क्योंकि उसमें महिलाओं के जो नाम थे वो कुछ इस तरह से थे, काले की बहू और किसी और की माँ। तो यानी कहीं पे भी महिलाओं का नाम नहीं था। या तो उन महिलाओं को अपने पुत्र जो थे, अपने सन जो थे, उनसे रिप्रेजेंट किया जा रहा था, या अपने हस्बैंड से या अपने फादर से रिप्रेजेंट किया जा सकता था। यानी ये मेंटलिटी, ये माइंडसेट बना हुआ था। आप समझ सकते हैं महिलाओं के नाम को लेकर के, यानी उनकी पहचान तो बहुत बाद की बात है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज आया है हमारे देश में आज़ादी से लेकर वर्तमान स्थिति तक। तो वाकई में चेंज तो हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन चेंजेस के आने की गति जो है, वो रफ्तार जो है वो काफ़ी धीमी है ना। तो यहाँ पे 15 महिलाएं भी शामिल थी। 1952 में जाकर के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद हमारी संसद बनी थी। यानी चुन करके जो प्रतिनिधि आए थे कंप्लीटली इलेक्शन के बाद, वो आए थे 1952 के बाद। तो 1952 में इलेक्शन हुए। फिर चुनाव आयोग को लगा कि भी ऐसे तो वोट नहीं, इस तरह से तो इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। फिर से वोटर लिस्ट तैयार की गई कि चाहे जो नाम हो, लेकिन महिला का नाम ही होना चाहिए। और ये बात भी मैं नहीं कह रही हूँ, बाकायदा एनसीईआरटी में ये बात लिखी गई है कि काले की बहू, रमाकांत की माँ, इसके अलावा इसकी बीवी और उसकी पत्नी, तो ये सब, और उसकी बेटी, तो इस तरह से करके महिलाओं को रिप्रेजेंट किया गया था। तो फिर से वोटर लिस्ट बनाई गई, उसके बाद चुनाव हुए। तो इस प्रोसेस में भी काफी टाइम गुजर गया था। तो कुल मिलाकर 1952 में जाकर के पहले आम चुनाव हुए थे। तो यहाँ पे हमने 24 जनवरी 1950 को हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे पहले राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे हमारे संविधान को तैयार होने में। टोटल 11 बैठकें हुई थी, 3 वाचन हुए थे हमारे संविधान के। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 26 जनवरी से लागू हुआ था, उससे पहले 24 को बैठक हुई। सब लोगों ने बाकायदा सिग्नेचर किए थे। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से नई संसद के निर्माण तक, और नई संसद का निर्माण यानी 1952 तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया था इसी संविधान सभा ने। तो आपको कहीं से कहीं तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भारत की आज़ादी के बाद संसद के रूप में किसने काम किया था। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया था। अब ये हुआ पूरी प्रोसेस हमारे संविधान सभा की। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने पढ़ लिए। अब हम जानेंगे कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, जो कि फिर हमें पूरे संविधान को पढ़ते समय वो नजर आएंगी कि ये विशेषताएं जो हमने पढ़ी थी पहले, हाँ वाकई में ये सारी स्पेशलिटीज़, ये सारी चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद हमारी स्टार्ट होगा प्रियम्बल, हमारी प्रस्तावना, जो कि अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है तो, और यदि कोई बाहर का व्यक्ति है, आपको तो क्यों नहीं पढ़ना है, पढ़ना चाहिए, हमारे देश का है तो। लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति हो और उसे लगे कि भाई मुझे भारत में किस तरह का सिस्टम है, यहाँ पे कैसी व्यवस्था है, इस बात को जानना है, तो 10-12 लाइन मुश्किल से हैं हमारी प्रेम्बल में, हमारी प्रस्तावना में। आप उसको पढ़ लो तो आपको पूरे भारत में किस तरह की व्यवस्थाओं को हमने अपनाया है, किस तरह की सरकार के कर्तव्य हैं, क्या हमारे मूल अधिकार हैं, कैसे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बाद में जोड़ा गया था, लेकिन उससे, प्रस्तावना से पूरी तरह से समझ में आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। यानी पूरी तरह से छवि है एक
यानी आप कहते हो ना कि ये ट्रेलर आया है, मूवी तो अभी बाकी है, तो वो वैसा ही सीन है कि हमारी प्रस्तावना प्रियम्बल पूरी तरह से एक ट्रेलर है, जिसमें आपको समझ आ जाता है कि ट्रेलर से आपको ये पता चल जाता है ना मूवी जो है वो सस्पेंस वाली है या लव स्टोरी पे बेस्ड मूवी है या इसमें ज़्यादा मार धाड़ है, तो क्या चीज़ किस चीज़ पे बेस्ड है ये मूवी, तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाती है प्रस्तावना से, उससे कहीं ज़्यादा समझ में आ जाती है। ये तो बहुत व्यवहारिक सा एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम पढ़ेंगे कि हमारी संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। आई होप आप पॉलिटी को ठीक ठाक एंजॉय कर रहे होंगे। धीरे धीरे आपका एंजॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका इन्वॉल्वमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।